दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है तोड़फोड़। और आज से दोस्तों हम जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 की है, वो आपने जो ESB का जो कैलेंडर है आपको पता ही होगा। उसमें जो MP पुलिस की जो भर्ती है वो 2026 में फिर से आने वाली है। और कैलेंडर में कब बताइए, संभावित एग्जाम की बात करें कब बताइए तो आपको पता होगा अक्टूबर 2026, यानी अक्टूबर 2026 में इसकी एग्जाम होने वाली है। तो ये मान के चले हमें सितंबर या अगस्त के एंडिंग तक हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिन बच्चों का ऐसा है जैसे कोई जिसने मेहनत करी थी लेकिन उसका नंबर कम आया है, पेपर टफ आया था उस दिन, तो ये उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। या फिर जो बच्चा जो इस बार नहीं तैयारी कर पाया था, क्योंकि आपको पता होगा इसमें सिर्फ आपको 45 से 50 दिन का समय मिला था। तो कोई से बच्चे ऐसे हैं जो यहीं पे हिम्मत हार गए थे कि इतने समय में कैसा क्या होगा, इसलिए वो तैयारी नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब तो आपके पास इतना समय है, लगभग ये मान के चले कि 7 से 8 महीने, यानी 7 से 8 महीने आपके पास ये ऐसे रहने वाले हैं। तो आपको ये जो तैयारी है ये अभी से करना है। और ये बेस मैंने अभी से इसीलिए स्टार्ट करा है ताकि जो तैयारी करना चाहता है वो ये मान के नहीं चले कि मैं 3 महीने में तैयारी कर लूँगा या फिर 4 महीने में तैयारी कर लूँगा। क्योंकि आपको पता है कि 9 से 10 लाख फॉर्म इसमें अप्लाई होते हैं टोटल। और उसमें आप कंपटीशन इस लेवल का हो चुका है कि आपको लगभग यूँ मान के चले 75 नंबर लाना अनिवार्य, आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो। तो क्योंकि जो अभी का जो कट ऑफ है उसका तो हम कह नहीं सकते कितना क्या जाएगा, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 75 से ऊपर ही आपको नंबर लाना पड़ेगा कि इतना कट ऑफ इसका जाने वाला। क्योंकि कैलेंडर में तो आ चुकी है कि MP पुलिस भर्ती आने वाली। तो जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो अभी से तैयारी करेंगे, और जो अभी से तैयारी करेंगे वो वही सिलेक्शन लेंगे। तो आपको उनमें शामिल होना है कि नहीं होना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज से हम देखने वाले हैं कि भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य, प्रतीक चिन्ह और अन्य जानकारी। और ये हम बात करें मध्य प्रदेश की। तब जब पढ़ोगे दोस्तों तो आपको बहुत मजा आने वाला है। वो लेक्चर को आपको पूरा देखना है और डेली देखना है और नोट्स जरूर बनाना है, ताकि जो नोट्स अगर आप बनाते हो सही तरीके से व्यवस्थित बनाते हो तो आप जब रिवीजन करोगे वहां पे आपको बहुत ही अधिक लाभ होने वाला है। तो चलो हम देख लेते हैं आज का पहला जो हमारा टॉपिक वो पूरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। यानी कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है आपकी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, कौन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर गेहूं। अगर हम गेहूं की बात करें, ठीक है, वही हम गेहूं की बात करें तो अगर इसकी कुल की बात करें, क्योंकि आपको हर तरीके से मैं बताने वाला हूँ, मतलब बेसिक से मतलब टॉप लेवल तक का बताने वाला हूँ, एडवांस तक का बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर कुल की बात करें इसका तो इसका होता है ग्रेमिनेसी। क्या होता है? ग्रेमिनेसी इसका कुल होता है। वही अगर आपसे पूछ ले वानस्पतिक नाम, ठीक है, वानस्पतिक नाम, तो वानस्पति का नाम आपको बता देता हूँ। इसका नाम होता है टिट्रिकम। क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम। क्या होता है? टिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका कुल होता है ग्रेमिनेसी, वानस्पतिक नाम होता है टिट्रिकम। और आपको याद भी करते जाना है और पढ़ते भी जाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो मैं बता रहा हूँ, जैसे भौगोलिक स्थिति हो, पड़ोसी राज्य हो, प्रतीक चिन्ह हो और अन्य जानकारी हो, अगर आप ये लेक्चर पूरा लेते हो तो अगर मान लो इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो ये मान के चलो अभी पूरी तरीके से सही लगाने वाले हो, कुछ भी गलत नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, इसी अगर हम किस्में की बात करें, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी किस्में होती है गेहूं की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें होता है आपका सरबती होता है। क्या होता है? सरबती होता है। इसी के बाद आपका होता है लोकमन होता है। क्या होता है? लोकमन होता है। फिर इसके बाद आपका होता है सुजाता होता है। क्या होता है? सुजाता होता है। फिर आपका इसमें होता है कल्याण सोना। क्या होता है? कल्याण सोना। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो किस्म है जो गेहूं की वो कौन सी, तो आपको याद रखना है वो कौन सी है, वो आपकी हो जाएगी सरबती। यानी इसको मैं लिख देता हूँ 1 नंबर। यानी अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी फसल है जो मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक मतलब प्रमुख में आती है पहले नंबर पे, तो वो आपकी आएगी
सरबती, कौन सी आएगी? सरबती। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का अन्य नाम है, यानी मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है, तो क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा आपका बाघ राज्य। क्या आएगा? बाघ राज्य। इसी के अलावा दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश को क्या क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इसी के अलावा हृदय प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसी के अलावा आपको पता होगा नदियों का मायका, क्या कहते हैं? नदियों का मायका। ठीक है, इसी के अलावा आपका क्या कहते हैं? वनों का राज्य। क्या कहते हैं? वनों का राज्य। इसी के अलावा क्या कहते हैं? गिद्ध राज्य, गिद्ध राज्य। इसी के अलावा आपको कहते हैं वुल्फ स्टेट। ठीक है, इतने सारे नाम हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के नाम कौन कौन से। तो पहला आपका बाघ राज्य हो गया सही आंसर, फिर स्टेट राज्य मध्य प्रदेश, नदियों का मायका, वनों का राज्य, गिद्ध राज्य और वुल्फ स्टेट। ये इतने सारे इसके नाम हैं किसके? एमपी के। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? यानी जो आचार्य विनोबा भावे हैं, इन्होंने क्या है? संस्कार राजधानी की संज्ञा दी, यानी किसको दी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी जबलपुर को। यानी आचार्य विनोबा भावे ने क्या संस्कार राजधानी की संज्ञा किसको दी है? तो किसको दी है? जबलपुर को दी है। किसको दी है? जबलपुर को दी है। ठीक है, और अगर भोपाल की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा भोपाल को कौन सी राजधानी बोलते हैं? प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, ये प्रशासनिक राजधानी होती है। ठीक है, इसी के अलावा हम बात करें से इसमें आपका इंदौर होता है, तो इंदौर को भी आपको पता होगा इंदौर को कौन सी राजधानी बोलते हैं? एक तो आपका बोलते हैं खेल राजधानी। ठीक है, और कौन सी राजधानी बोलते हैं इंदौर को? इसके बाद आपकी व्यवसायिक राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवसायिक राजधानी भी बोलते हैं। इसी के अलावा और क्या बोलते हैं? आर्थिक, हाँ आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आर्थिक राजधानी, यानी भोपाल को प्रशासनिक राजधानी बोलते हैं। ठीक है, इंदौर को क्या बोलते हैं? खेल राजधानी, व्यवसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी। ठीक है, और संस्कार राजधानी किसको बोलते हैं? ये भी हमने देखा था, जो विनोबा भावे ने क्या इसको संज्ञा दी, किसको दी है? जबलपुर को दी। ठीक है, इसी का दोस्तों और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे सिंगरौली है ना, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली को कौन सी राजधानी बोलते हैं? तो ऊर्जा राजधानी। ये भी आपको साइड में यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, सिंगरौली को कौन सी राजधानी बोलते हैं? ऊर्जा राजधानी। और कुछ छूट रहा क्या दोस्तों? हाँ, एक और है आपका दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ, मेहर। क्या है? मेहर। मेहर को कौन सी राजधानी बोलते हैं आपको पता है? वो भी मैं बता देता हूँ, संगीत, संगीत राजधानी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के अलावा और क्या छूटा है दोस्तों हमारा? हाँ, एक और होता है दोस्तों, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी, पचमढ़ी, पचमढ़ी को कौन सी राजधानी बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, इतना सारा दोस्तों देखो आपको याद होना चाहिए। जबलपुर को वो कौन सी राजधानी बोलते हैं? संस्कार राजधानी। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी। इंदौर को खेल राजधानी, व्यवसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी बोलते हैं। ठीक है, मेहर को संगीत राजधानी, और पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी, और सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अच्छे से आपको याद भी करते जाना दोस्तों, समझना है और नोट्स जरूर बनाना है, ताकि आपको बहुत जो एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो आप बस नहीं लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला कि जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसमें ऑप्शन दिया है व्यापार, पर्यटन, संगीत, कोई नहीं, यानी इसका आंसर आएगा दोस्तों इसमें कोई नहीं है।
यानी जो दिया है इन्होंने राजधानी के रूप में, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर मैंने आपको बता दिया, जबलपुर क्या है, संस्कार राजधानी है, और इसमें हमें कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखने को मिल रहे हैं। इसका सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बरगद। ठीक है, क्या आ जाएगा, बरगद, क्या आ जाएगा, बरगद। ठीक है, और वही अगर अब बात करें किसकी, बरगद की बात करें, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, फाइकस। और दोस्तों कई बार एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं। आप पूछेगा तो आपको वानस्पतिक नाम भी पूछ सकता है, फिर जैसे वो कब घोषित हुआ, उसको कब करा था, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, बरगद वेन गेलेसिस। ठीक है, क्या नाम है इसका, वनस्पति ने फाइकस वेन गेलेलिस। ठीक है, और वो अगर दोस्तों बात करें इसको कब घोषित करा था, यानी कौन सी ईयर में इसको घोषित करा था। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ, तो 1981 में, और ये भी अब इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी इसको राजकीय पुष्प कब घोषित किया था मध्य प्रदेश का बरगद को, तो 1981 में करा था। ठीक है, और ये प्रजाति कौन सी दोस्तों, ये फाइकस प्रजाति का है। ठीक है, फाइकस प्रजाति का, और इसका वानस्पतिक नाम क्या, फाइकस पूरा वेन गेलेसिस होता है। ठीक है, और कब घोषित किया उसको, 1981 में। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है, और ये क्वेश्चन आपको पता होगा, एमपी पुलिस में कोई बहुत सारे शिफ्टों में पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है, तो आपका इसका सही आंसर आएगा श्री महेश श्रीवास्तव। कौन है, सही आंसर क्या है इसका, श्री महेश श्रीवास्तव इसका सही आंसर आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ गाना, यानी जो राजकीय गाने कौन सा है आपको पता होगा, सुख का दाता, सुख का दाता। और ये आपने सुना होगा या फिर आपने खुद ने भी गाया होगा, सुख का दाता सबका साथी। ये क्या है दोस्तों, सॉन्ग है। ठीक है, ये सॉन्ग है, सुख का दाता सबका साथी। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा गया था, और उसमें ऐसा लिख दिया था कि इसमें से कौन सा राजकीय गान है इस मतलब सॉन्ग में से, तो आपको पता ना, सुख का दाता सबका साथी। और रचनाकार कौन होगा आपके, तो महेश श्रीवास्तव हो गए। ठीक है, अगर आपसे रचनाकार पूछे तो आपके हो गए महेश श्रीवास्तव। अगर आपसे पूछ ले संगीतकार, क्या पूछ ले आपसे, संगीतकार कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। संगीतकार की बात करें तो उसके हैं आपके सुनील झा, सुनील झा। कौन है, सुनील झा। और गायक कौन है, गायक यानी ये जो सॉन्ग है इसको गाया किसने था, तो वो है आपके शान। कौन है, शान है। और उनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो शांतनु, क्या है, शांतनु मुखर्जी। क्या है, शांतनु मुखर्जी। ठीक है, ये आपके यहाँ पे मतलब सारा क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, पहला कि रचनाकार आपसे पूछी तो कौन, आपको बताना श्री महेश श्रीवास्तव। अगर आपसे सॉन्ग पूछ ले तो कौन सा आएगा, सुख का दाता सबका साथी आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि संगीतकार कौन है तो आपको सुनील झा है। और अगर गायक पूछ ले किसने गाया था तो आपके शान ने गाया था। और शान का पूरा नाम क्या है, शांतनु मुखर्जी, क्योंकि ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है, यानी इसमें जो कौन सा सही वो हमें इसमें देखना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन चिड़िया है, यानी सोन चिड़िया है जो राजकीय पक्षी है क्या, तो दोस्तों ये है आपका गलत जवाब, ये नहीं है। और मैं बता दूंगा कि क्या है, जो है मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है, तो ये भी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये भी आपका इसमें गलत है। इसके बाद देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, और ये दोस्तों आपका
सही जवाब है। ये आपका कौन सा है, इसका सही जवाब है। ठीक है, तो वही अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी में इधर कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे कर, राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी आपको पता होगा मध्य प्रदेश का कौन सा है, दूध राज। ठीक है, दूध राज है। ठीक है, वो अगर आज की मछली की बात करें, इसमें रोह दिया है जो गलत है, तो आज की मछली कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, महासीर। क्या है, महासीर। ठीक है, वो अगर इसके बात करें आज की पुष्प, इसमें कमल दिया हुआ है लेकिन जो गलत है। तो हम राज की पुष्प की बात करें तो वो आपका है सफेद लिली। क्या है, सफेद लिली, सफेद लिली। ठीक है, और राजकीय पशु आपका क्या है, बारहसिंगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है आपका, तो दूधराज है। फिर राजकीय मछली कौन सी मध्य प्रदेश की, महासीर है। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन कौन सा है, तो आपको सफेद लिली याद रखना है। और राजकीय पशु कौन सा है, तो आपका बारहसिंगा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आप नए हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यू चलने वाले हैं और पूरा मध्य प्रदेश का जो है मतलब हम पूरा उसको समाप्त करने वाले हैं। और अभी से हम तैयारी इसमें जो हमारी चल रही है तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाले। ठीक है दोस्तों, हम देख लें अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, यानी मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया है, ये तो गाय है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, गाय। फिर इसके बाद में ये आपका हो गया बाघ है दोस्तों। ठीक है, ये भी गलत आपका टाइप है इसमें, तो ये आपका बाघ हो गया। ठीक है, इसके हम शेर हो गया बारहसिंगा, यानी मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो आपको पता होगा राज्य पशु कौन सा है, तो ये है आपका बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा। और इसका ये आपका क्या है, ये आपका है राज्य पशु। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बारहसिंगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें बारहसिंगा की, ठीक है, तो ये जो प्रजाति है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते कौन सी प्रजाति का है, तो आपको याद रखना ब्रेडरी प्रजाति का। कौन सा, ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति का। और इसी के बाद हमने इसे राज्य पशु कब घोषित किया था, तो वर्ष भी आप याद रख लो। वर्ष भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको किया था कब, 1981 में। कब किया था, 1981 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और इसी के बाद अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या नाम है, तो रूस वर्ष। क्या है, रूस वर्ष डुआओ सेली, डुआओ सेली। इसका क्या है नाम है, वैज्ञानिक नाम के रूस वर्ष डुआओ सेली। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार कीजिए। इनमें से मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त अशोक स्तंभ की से आकृति और राज्य वृक्ष पर्वत को दर्शाया गया है। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें से हमें बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें सही आंसर कौन सा आएगा। इसमें तो पहला आपका ये हो गया। ठीक है, यानी जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसी के बाद इसमें क्या जो केंद्रीय वृत्त है उसमें अशोक स्तंभ की सी की आकृति क्या है, और ये मतलब इसमें होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर चिन्ह की बात करें तो देखो इसमें क्या क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप इसमें पहले आपका होगा 24 स्तूप। क्या है, 24 स्तूप अंकित होता है पहला। ठीक है, 24 स्तूप इसमें क्या है, अंकित होता है। इसके बाद व्रत के भीतर क्या सत्यमेव जयते लिखा होता है, दूसरा ये। ठीक है, कि मतलब इसमें क्या है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, इसमें और गेहूं की और धान की बालियां भी अंकित होती है। यानी ये इसमें क्या है कि गेहूं और धान की, पर इसमें सोयाबीन के लिखा है दोस्तों, ये गलत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरा। इसमें क्या है, गेहूं। ठीक है, गेहूं और धान की बालियां। ठीक है, तीसरा ये। पहला राजकीय चिन्ह में क्या क्या होता है, तो देखो 24 स्तूप होता है, दूसरा इसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है, और तीसरा गेहूं और धान की बालियां होती है। ठीक है, और इसमें सोयाबीन लिखा है जो कि गलत दिया हुआ है।
इसके बाद जो केंद्रीय व्रत होता है उसमें अस्तविस्तन की क्या है, राष्ट्र अक्षीय आकृति की इसमें मतलब होता है। और जो राज्य वृक्ष है बरगद उसको भी बताया गया, यानी ये जो तीसरा है ये अपना ये चौथा हो जाएगा। दो इतनी सारी चीजें होती है राज के चिन्ह, जो मध्य प्रदेश का राज के चिन्ह होता है ना उसमें मतलब इतनी सारी चिन्ह होती है, इतना मतलब उसमें सब कुछ पाया जाता है। 24 स्तंभ भी होता है, सत्य में जयते लिखा होता है, फिर तीसरा गेहूं और धान की बालियां होती हैं। फिर इसके बाद में आपका इसमें जो व्रत होता है उसमें क्या अशोक स्तंभ की सिंह आकृति, और जो राज्य वृक्ष है अपना कौन सा बरगद उसको भी उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला कि राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में उभरा, यानी ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, और बहुत से बच्चों को पता ही होगा। इसका सही आंसर आएगा इंदौर। कौन सा आंसर आएगा इसका, इंदौर। और दोस्तों ये लगातार हर बार आता ही, आपको पता ही होगा जो पढ़ते हैं बच्चे। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये मतलब जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था कब हुआ था, 2023 में। ठीक है, वहां से क्या है कि देश में क्या है दोस्तों, ये इंदौर है, ये देश में प्रथम पे आया था, देश में प्रथम। और आपको मैं बता देता हूँ ये लगातार 7वीं बार, यानी ये लगातार 7वीं बार ये क्या है, प्रथम आया है। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण, ठीक है, तो ये कब से शुरू किया गया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2016 से जनवरी, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 से मतलब शुरू किया गया है। और ये कौन से महीने से किया गया, जनवरी 2016 से। ठीक है, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, होती है आपकी शहरी विकास मंत्रालय। किसके द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और किसके द्वारा होती है, तो और होती है पेयजल, कौन सी, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, समझ जाना दोस्तों आप। ठीक है, मैं थोड़ा लिखने में थोड़ा कमजोर हूँ। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण कब जारी हुआ था, तो आपका 2016 में हुआ था, जनवरी में। और किसके द्वारा जारी होता है, तो कौन करता है, तो शहरी विकास मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, ये क्या है, ये जारी करते हैं। ठीक है, जारी करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य के प्रतीक वर्ड के रूप में मनाया जाता है, यानी कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक वर्ड के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा क्या, दूधराज। ठीक है, यानी दूधराज, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूधराज आता है। ठीक है, और दोस्तों इसको भी मैं बता देता हूँ, ये जो मतलब जो इसको कब घोषित किया गया था, ये आपको मैंने बता ही दिया था वैसे, 1981 में इसको क्या घोषित किया गया था। और ये क्या राज्य के प्रतीक के मतलब क्या वर्ड के रूप में क्या इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता होगा, बहुत सी एग्जामों में आया हुआ है। तो कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। इसका सही जवाब कौन सा आएगा, 1 नवंबर 1956 को क्या है, इसका पुनर्गठन किया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा कि 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है। ठीक है, तो इसमें गेहूं और सोयाबीन, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ ये नहीं आएगा, गेहूं और धान। और अब भी मैंने आपको बताया था दोस्तों ये गेहूं और धान वाला, अब भी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करा था, देखो आपको मैं बता देता हूँ ये वाला, ये इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था राज के चिन्ह में मतलब कौन कौन से संबंधित होते हैं। जैसे 24 स्तंभ होते हैं, इसमें राज के चिन्ह में सत्य में जयते लिखा होता है, गेहूं और धान की बालियां। ठीक है, ये होता है।
ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो बस वही क्वेश्चन हमें फिर से इसने पूछ लिया। मध्य प्रदेश प्रतीक चिन्ह में, देखो मध्य प्रदेश प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित होती है, तो इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा, गेहूं और आपकी धान होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्तों, इसमें कोई पुष्प है। ठीक है, पुष्प पूछ रहा है, और इसका भी दोस्तों मैंने अब भी बताया था, आपको पता होगा। इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा इसका। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको पता, अब भी मैंने बताया था, सफेद लिली। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, सफेद लिली। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी, यानी कब की बात हो रही दोस्तों, ये 1 नवंबर 1956 की, उस समय की बात हो रही। तो कुल संभाग जब कितने थे और जिले की संख्या उस समय कितनी थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 संभाग, और क्या था, 8 संभाग और 43 जिले। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 8 जिले, मतलब 8 संभाग और 43 जिले। ये उस समय की बात हो रही। ठीक है, कब की बात हो रही दोस्तों, 1 नवंबर 1956 के समय की बात हो रही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 43 जिले थे और 8 संभाग थे। कब की बात हो रही है, गठन के समय की बात हो रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राजनीति की भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण पुनर्गठन कब किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी वाला, यानी 1 नवंबर 2000 को, यानी जो निर्धारण पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर को 2000 सन में इसको किया गया था। ठीक है, और दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में मतलब कितने जिले आए थे, तो 45 याद रखना है आपको, ये है मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये उस समय की बात हो रही। ठीक है, 1 नवंबर 2000 की बात तो बता रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछ ले तो कितने थे, तो मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। कितने, 45 जिले थे। इसी के लिए हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले गए थे, 16 जिले थे। कितने जिले थे, 16 जिले थे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीतिक भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण, यानी जो अंतिम निर्धारण हुआ था और जो पुनर्गठन किया था कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले आए थे, 45, और छत्तीसगढ़ में कितने जिले आए थे, तो आपके 16, यानी छत्तीसगढ़ के 16 जिले थे। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, यानी जो मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है, मतलब जो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 14। ठीक है, तो जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से गुजरती। कितने जिलों से, तो 14 जिलों से। ठीक है, और वहीं अगर हम कुछ बात करें दोस्तों, तो जैसे ये जो कर्क रेखा है 14 जिलों से गुजरती। ठीक है, वही, और ये कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा जो मालवा का पठार है, क्या है, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, तो इसके कहाँ से गुजरती है, इसके मध्य से गुजरती है। मैं यूं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, तो इसके मध्य से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है, और कर्क रेखा मालवा का जो पठार उसके कहाँ से गुजरती है, उसके मध्य से गुजरती है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी जो कर्क रेखा होती है, ठीक है, जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश की किस पठार को 2 भागों में, यानी पठार की बात है, किस पठार को क्या 2 भागों में क्या विभाजित कर दी, यानी 2 भागों में उसको क्या बांट देती है। ठीक है, तो इसका आ जाए सही आंसर आ जाएगा मालवा का पठार। किसको करती है, 2 भागों में विभाजित ही करती है इसको, मालवा को पठार को करती है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी जो मध्य प्रदेश कितने जिलों से गुजरती है, आपको मैंने बताया था 14 जिलों से। अब बताना है कि जो नहीं गुजरती है, यानी जो कर्क रेखा है किस जिले से नहीं गुजरती इनमें से। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, ये यहाँ से क्या नहीं गुजरती है, क्या है, यहाँ से नहीं गुजरती है। सही, ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, आंसर तो आपको याद रखना कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो आपकी इंदौर से नहीं गुजरती।
और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे ये इसने पूछ लिया मध्य प्रदेश किस जिले से कर रेखा नहीं गुजरती। इसी का अगर घुमा के दे देगा तो मध्य प्रदेश कि मतलब किस जिले से कर रेखा गुजरती, और ऐसे ही आपको उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको मैं पूरे जिले बताने वाला हूँ, जो 14 जो कर रेखा जहाँ से क्या है मतलब गुजरती है, ठीक है। ताकि आपको मतलब अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जिलों से गुजरती है, कौन कौन से जिलों से नहीं गुजरती, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है रतलाम, ठीक है, यानी रतलाम से भी गुजरती है। इसके बाद आपका आ जाता है उज्जैन, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है आगर मालवा, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है राजगढ़, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है सीहोर, ठीक है। इसके बाद में आपका हो जाता है भोपाल, यानी यहाँ से भी गुजरती है। इसके बाद में आपका विदिशा हो गया, ठीक है, विदिशा हो गया। फिर इसके बाद में आपका रायसेन हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका सागर हो गया, क्या हो गया, सागर हो गया। फिर दमोह हो गया आपका, ठीक है, दमोह हो गया। फिर आपका जबलपुर हो गया, कौन सा जिला आपका, जबलपुर हो गया। फिर आपका कटनी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका उमरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका शहडोल, आखिरी में आपका शहडोल, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश में जो कर रेखा है कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से हो गए, रतलाम हो गया, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इतने जिलों से गुजरती है। अगर आपको ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से कौन से जिलों से गुजरती है, और उसमें आपको एक ऑप्शन ही दिया जाएगा, बाकी गलत दिए जाएंगे, तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, यानी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको पता होगा इसका सही आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, धूपगढ़। कौन सा आएगा, धूपगढ़, यानी ये क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों और बता देता हूँ, मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी तो आपकी कौन सी हो गई, धूपगढ़ हो गई, ठीक है। इसी के अलावा मैं कुछ और अन्य भी बता देता हूँ, तो आपकी कोई एग्जाम है तो आपको पता होना चाहिए, सतपुड़ा पर्वत की, क्या, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और दोस्तों समझ जाना, बोलते यार आप समझ जाया करो, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ, ऊंची चोटी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के बाद हम देखने वाले मैकाल श्रेणी की, मैकाल श्रेणी की क्या है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, राजपीपला श्रेणी, ठीक है। इसकी भी हम सबसे ऊंची चोटी देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, बुंदेलखंड की है ना सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये भी देखेंगे। उसके बाद मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी। फिर इसके बाद हम देख लेंगे लास्ट में विंध्याचल पर्वत, क्या, विंध्याचल पर्वत, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी हम देखने वाले हैं। एक में आपको बता देता हूँ, और दूसरे आपको नोट्स जरूर बताना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी धूपगढ़ हो गई, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है आपकी, तो हो गई धूपगढ़, कौन सी, धूपगढ़ हो गई, ठीक है। फिर मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता होगा अमरकंटक, ठीक है। वही राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी होती है चूलगिरी, कौन सी होती है, चूलगिरी। इसके बाद में बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपको याद रखना, सिद्ध बाबा, ठीक है। फिर मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपकी होती है सिगार, तो आपका सिगार हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो ये आपकी होती है गुडविल होती है, ठीक है। तो आपको इतना मैंने बता दिया है। तो मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी तो आपकी धूपगढ़ हो जाती है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है।
फिर इसके बाद हम मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अमरकंटक है। फिर राजपीपळा श्रेणी सबसे इसकी चोटी कौन सी है, तो चुलगिरी है। फिर बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा हो गई। फिर मालवा का पठार की हो गई सिगार हो गई। और विंध्याचल पर्वत की गुड़बिल हो गई। ठीक है, इसी बात देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हम कि सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए, हम सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तब इनमें हमें सब दोस्तों देखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी सिंगरौली में सूर्योदय मतलब 1/2 घंटे पहले होगा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा होगा। और सो टाइपिंग मिस्टेक इसमें आपका यहाँ होगा, नाट्य कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अपना। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा होता है, और ये बहुत सब पता होगा दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका मार्च हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य की बात हो रही दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजकीय नाट्य कौन सा है आपका, तो आपका है मार्च। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सिंगरौली, यानी मध्य प्रदेश का जो भारतीय मानक समय है कि जो IST रेखा है कहाँ से गुजरती, तो वो गुजरती है आपकी सिंगरौली जिले से। कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से जिले से गुजरती है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका सही आंसर आएगा आपका 5। कितना, 5, यानी जो मध्य प्रदेश जो सीमावर्ती राज्य है कि तुम तो संख्या कितनी है उनकी, तो आपकी है 5। ठीक है, और जो सीमावर्ती राज्य 5 कौन से है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूपी हो गया उसमें, ठीक है, राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, ठीक है, इसी के बाद आपका महाराष्ट्र हो गया। कौन सा, महाराष्ट्र हो गया। इसी के बाद आपका आखिर लास्ट में कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। यानी जो मध्य प्रदेश में वर्तमान की बात हो रही, ठीक है, वर्तमान में सीमावर्ती राज्य दोस्तों कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया और महाराष्ट्र हो गया। टोटल कितने हैं आपके, 5। और ये क्या सीमावर्ती राज्य यानी मध्य प्रदेश की सीमा से क्या है, लगे हुए हैं। और वो दोस्तों इसी की अगर बात करें कि अगर आपसे पूछ ली कि उत्तर में कौन सा है, तो आपको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो उत्तर में अगर पूछे उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में आपका है यूपी। ठीक है, उत्तर में आपका यूपी हो गया। मैं पूर्व में कौन सा राज्य आएगा, तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। यहाँ सामने कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा पूछे तो। इसी के अलावा पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका आएगा राजस्थान। ठीक है, पश्चिम में है आपका राजस्थान। इसी के अलावा पश्चिम में तो आपके 3 ही हो जाते हैं दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और हाँ ये दोनों हो जाएंगे पश्चिम में। ठीक है, ये पश्चिम में आते हैं। और आखिरी में कौन सा रहेगा आपका, महाराष्ट्र। तो ये आपका आएगा दक्षिण में। और कई बार ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछते हैं मतलब। ठीक है, तो वर्तमान सीमावर्ती राज्य तो आपके कितने, अगर पूछ ले कितने हैं टोटल लगे हुए भारतीय मध्य प्रदेश की सीमा से, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 5। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर की ओर कौन सा राज्य है, तो आपको बताना है यूपी। और पश्चिम में पूछ ले तो राजस्थान और गुजरात, ये दोनों किधर है, पश्चिम में। फिर छत्तीसगढ़ पूछ लेती किधर है, पूर्व में। और महाराष्ट्र पूछ लेती किधर है, ये आपका दक्षिण में है। ठीक है, और दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और आज हमने जो 25 MCQ थे, इसमें हमने पूरा डिटेल में थोड़ा अच्छे तरीके से समझा है। और कल हम इसी के आगे और देखने वाले हम टोटल लगभग मान के चले 150 MCQ देखने वाले हैं। ठीक है, 150 MCQ देखने वाले और थोड़ा अच्छा डिटेल में मैं आपको बताने पे वाला हूँ, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आपको कुछ भी आपका छूटे नहीं। ठीक है, और जो चैप्टर हमने चालू करा है इसमें हमें कुछ भी मतलब इसे कुछ भी हमारा नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप तक अभी तक नहीं जुड़े आप मुझसे, तो आपको जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, जिसका नाम है क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम जिसका नाम है तोड़ फोड़ जॉब। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक जरूर करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं